हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते उसी कड़ी में एक और बेहतरीन क्लास लेकर के मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं। आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फटाफट जुड़ जाइए। अगर वीडियो को अभी आपने अब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो पहले वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी दोस्त आपके देखते हैं, जो भी साथ वाले पढ़ते हैं, जो भी सीटेट रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें साइकोलॉजी आती है, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो आरटेट वाली हो या फिर सीटेट वाली हो, केवीएस हो, डी++ भी हो, किसी में भी हो, जहां पर एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान आती है, उन सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को बुला लीजिए। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको प्रीवियस बात बता दूं कुछ कि हमने पहले कुछ क्लासेस की थी जिनमें हमने जो हमारा बाल विकास है वो शुरू किया था, अभिवृद्धि विकास के बारे में, विकास की अवस्थाएं, विकास के अलग अलग जो मतलब उसके आयाम हैं उनके बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो अपने विकास है, विकास आयाम, अब आज पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। पढ़ लिया कुछ मनोविकृतियां हमने पढ़ी थी उनके बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे विकास के आयाम। इससे पहले एक बात बता दूं, सीटेट के लिए जो अपनी क्लासेज ये चल रही हैं उनके लिए कुछ अलग वीडियो मैंने आपको कि किस प्रकार से सीटेट क्वालिफाई करें, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-4-5 मिनट का वीडियो है, उसमें जाकर के देख लीजिए। उसमें एक राइट स्ट्रेटेजी हालांकि मैंने कल की क्लास में बताई थी, बाकी डिटेल वहाँ पे उसमें बताई हुई है राइट स्ट्रेटेजी किस तरीके से करें। ज़्यादा ऐसे मतलब बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 5-7 मिनट का वीडियो, उसको आराम से देखिए और उस तरीके से तैयारी कीजिए, आराम से सीटेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, चलिए करते हैं शुरुआत। आज की हेडिंग लगाइए विकास के आयाम। विकास के आयाम, आयाम का मतलब है इसमें अलग अलग प्रकार के विकास पढ़ेंगे। अब तक हमने पहले अभिवृद्धि पढ़ी, अभिवृद्धि पढ़ने के बाद हमने विकास पढ़ा, विकास पढ़ने के बाद हम अब उसके बाद आए थे विकास की अवस्था पे। जैसे पहले हमने भ्रूणावस्था पढ़ी, भ्रूणावस्था के बाद हमने शेषावस्था पढ़ी, शेषावस्था के बाद हमने बाल्यावस्था पढ़ी, बाल्यावस्था के बाद हमने किशोरावस्था पढ़ी। लगभग 19-20 अपनी क्लासेस हो चुकी है पहले। उन क्लासेस को आप अच्छे तरीके देखिए। अपना आज जब की पहली क्लास है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ से आप शुरुआत रखिए, प्रीवियस क्लास एक एक देखते जाइए। 10-15 दिन में आप पीछे वाले भी रिकवर करके आ जाओगे और इस क्लास को आगे से कंटिन्यू कर लीजिएगा। विकास के आयाम में हम मतलब जितने भी विकास के प्रकार है हमारे, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो ज्ञानात्मक, चाहे बोधात्मक, चाहे किसी प्रकार, चाहे वो लैंगिक विकास हो, चाहे मनोलैंगिक विकास हो, चाहे जीन पियाजे हो, चाहे वाइगोत्स्की हो, चाहे कोलबर्ग हो, इन सभी के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, इन सभी के सिद्धांतों। और ये बात मैं बता दूं, सीटेट में ये जो चैप्टर पढ़ा उन्हें 15 नंबर का रोल रखता है, तो 15 नंबर बहुत मायने रखते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले विकास के आयाम में देखिए, आपको बता दिया मैंने विकास के आयाम को, शारीरिक, मानसिक, इत्यात्मक जो भी विकास है उनके बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे अपना शारीरिक विकास, क्योंकि देखो शुरुआत होती है किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी से। तो सबसे पहले हमारा विकास कौन सा है? शारीरिक विकास। हालांकि अपने जो अवस्थाएं पढ़ी थी उन अवस्थाओं में हमने शारीरिक विकास की बात की थी। जो अभिवृद्धि पढ़ी थी, अभिवृद्धि में हमने शारीरिक विकास की बात की थी। जब विकास की कुछ चीज़ें पढ़ी थी, विकास के बारे में हमने शारीरिक विकास की बात करी थी। जब अभिवृद्धि विकास में अंतर पढ़ा तब मैंने बात की थी। सभी अवस्थाओं में हर प्रकार की शारीरिक जो विकास की गतिविधियाँ आती गई, लेकिन अब हम अवस्था के अकॉर्डिंगली हम पूरे शारीरिक विकास को एक साथ पढ़ेंगे कि क्या है शारीरिक विकास, किस प्रकार से होता है। सारी चीज़ों को एक साथ हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। ओके, ये क्या है? तो ये शारीरिक विकास है ना। सबसे पहले बता दो, देखो हमारा शरीर है, शारीरिक विकास का मतलब है शरीर प्लस एक। हमारा जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, अगर वो शरीर स्वस्थ रहेगा तो इसका मतलब फिर हमारे सभी प्रकार के विकास, कहते ना पहला सुख निरोगी काया, कहते ना। इसका मतलब यदि हमारा स्वास्थ्य, यदि हमारे फिजिकल, यदि हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहेगा या बिल्कुल फिट रहेगा तो उसके बाद सभी प्रकार के विकास अच्छे तरीके से हो पाएंगे। यानी सभी विकास को आधार प्रदान कौन करता है? शारीरिक विकास। जितने भी विकास हैं, जितने भी डेवलपमेंट है, उन डेवलपमेंट को बेस कौन देता है? उन विकास को आधार कौन देता है? उन विकास को आधार देता है फिजिकल डेवलपमेंट या फिर शारीरिक विकास। तो सभी विकास का क्या है? आधार। जितने भी विकास हैं, सभी विकास का, चाहे वो शारीरिक, क्योंकि देखो अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका यदि शरीर स्वस्थ होगा तो उसमें आपका मन मस्तिष्क एकदम फ्रेश रहेगा, रिफ्रेश माइंड रहेगा। जिस दिन आपकी तबीयत खराब रहती है उस दिन आपका माइंड बहुत कम काम करता है। शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका माइंड बिल्कुल सेट रहेगा, मानसिक विकास भी होगा। आपकी जो माइंड सही रहेगा, आपसे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, तो आप अच्छे तरीके से सोच पाएंगे, अच्छे तरीके कम्युनिकेट कर पाएंगे। संज्ञानात्मक विकास हो गया।
आपकी जो मनोलैंगिक गत्यात्मक विकास है वो भी अच्छे तरीके से होगा। आपका आप समाज के साथ उठना बैठना सही से कर पाओगे, आपका सामाजिक विकास। तो सभी विकास का आधार कौन सा विकास है? शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास सभी विकास का क्या है? आधार है। जितने भी विकास हैं उन सभी विकास का क्या है? आधार है। ओके, अब बात करता हूं मैं इस शारीरिक विकास की गति। शारीरिक विकास की गति किस प्रकार की होती है? कि शारीरिक विकास धीरे चलता है, स्थूल होता है, सूक्ष्म होता है, मतलब कौन से इसका नियम क्या है? इस शारीरिक विकास का किस तरीके से, कौन से नियम के आधार पर चलता है? तो शारीरिक विकास द्रुतगामी होता है। कैसा होता है? द्रुतगामी। द्रुतगामी में केवल एक स्पीड नहीं आती है, फास्ट तो होता ही होता है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका शरीर है वो विकसित लगभग 18-20 साल में पूरा आपका शरीर विकसित हो जाता है। जितनी आपकी हाइट निकल जाती है, जितना आपका मतलब, हालांकि बॉडी को मस्कुलर होने में उससे कोई दिक्कत नहीं, वो हो सकती है बाद में, लेकिन एक तरीके से हाइट वेट लेंथ जो होती है ना वो लगभग द्रुतगामी फास्ट। फिर दूसरा, ये एक स्थायी हो जाता है एक तरीके से। कैसे? कि पूरे लाइफ टाइम फिर है ना उसको एक स्थायित्व प्रदान करता है, तो द्रुतगामी होता है। तो शारीरिक विकास का नियम क्या है? कि शारीरिक विकास कैसा होता है? द्रुतगामी होता है, फास्टेस्ट होता है, सबसे ज्यादा फास्ट होता है। आपके हाथ पैरों की लंबाई, आपके बाल नाखून की लंबाई वो हालांकि बढ़ती रहती है और पूरे लाइफ टाइम चलती है, क्योंकि विकास के बारे में मैंने बताया था, विकास जब बढ़ा था, विकास से मैंने बताया था कि विकास पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो शारीरिक विकास का नियम क्या है? शारीरिक विकास किस प्रकार होता है? द्रुतगामी होता है। कैसा होता है शारीरिक विकास? द्रुतगामी होता है। इज दैट क्लियर? नोट कीजिए, शारीरिक विकास का सभी विकास का आधार है और शारीरिक विकास का नियम क्या है? ये क्या है? द्रुतगामी। शारीरिक विकास को देने वाला कौन था? शारीरिक विकास को एक, हालांकि तो देने का वैसे कोई मतलब पर्टिकुलर मनोवैज्ञानिक है, लेकिन फिर भी एक मनोवैज्ञानिक है जो इसके बारे में, एक नहीं हालांकि दो हैं, क्रो एंड क्रो, मिस्टर एंड मिसेस क्रो दोनों हैं। मिस्टर एंड मिसेस क्रो हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं, दोनों की जोड़ी ने पूरे साइकोलॉजी में कब्जा करके रखा हुआ। तो शारीरिक विकास अपना वो क्रो एंड क्रो ने दिया था। इसके बारे में तो हालांकि शारीरिक विकास के आपको आयाम हर एक मनोवैज्ञानिक बताएगा, परिभाषा सबकी आएंगी, लेकिन इन्होंने क्या पूरा एक स्ट्रक्चर दे दिया। अब शारीरिक विकास में आता क्या है? शारीरिक विकास में सबसे पहले आती है आपकी मांसपेशी। क्या आती है आपकी? मांसपेशी। मांसपेशी आने के बाद आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। मांसपेशियां, अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो, शारीरिक विकास किसने दिया? क्रो एंड क्रो ने। और शारीरिक विकास मतलब का नियम क्या है? द्रुतगामी होता है। शारीरिक विकास में क्या क्या आता है? आपकी मांसपेशियां आती हैं, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि आती हैं, आपका तंत्रिका तंत्र आता है, नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, और आपका स्नायु मंडल आता है। क्या आता है? बाकायदा ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, तीनों के तीनों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस प्रकार से आया कि इस अन्य विकास को आधार प्रदान करने का कार्य कौन सा विकास का आयाम करता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन कौन सा है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का नियम या सिद्धांत होता है द्रुतगामी होता है, या स्थूल होता है, या सूक्ष्म होता है, या धीमे धीमे होता है। तो कैसा होता है? द्रुतगामी होता है। शारीरिक विकास के प्रतिपादक कौन थे? क्रो एंड क्रो। एक तरीके से इनको मान सकते हैं अपन, हालांकि सबने दिया लेकिन इन्होंने पूरा दिया। शारीरिक विकास में कौन सा अवयव शामिल है या कौन सा अवयव शामिल नहीं है उसके बारे में। तो कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें तंत्रिका तंत्र शामिल है, इसमें मांसपेशियां शामिल है, इसमें स्नायुमंडल शामिल है, और इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां शामिल है। क्लियर? मांसपेशियां कैसे? हमारा शारीरिक विकास है, उस शारीरिक विकास में मांसपेशियां, हमारे शरीर की मसल्स, हमारे शरीर की मसल्स जितनी अच्छी होंगी, जितनी मजबूत होंगी, उससे हमारा शारीरिक विकास उतना ही। कहते हैं ना किसी को देख के कि मतलब मस्क्यूलर है, मस्क्यूलर पॉपुलर स्पेक्चुलर, कहते हैं ना बैचलर, तो वाली। तो शारीरिक विकास से आपकी मतलब आपकी जो मसल्स होती हैं, आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, वो जितनी सुदृढ़, जितनी मजबूत होगी, उतना ही आपका शारीरिक विकास अच्छा होगा। जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी, जितने आपको ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट दिन में कम से कम आधे घंटे का वक्त निकालिए, या तो ये मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, या थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। उससे आपका हेल्थ है ना बिल्कुल अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब किसी प्रकार की बॉडी में ऐसे अगर आप सुबह कर पाते हैं तो दी बेस्ट है। सुबह सुबह की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाता, मानो जल्दबाजी की वजह से मेरे को सुबह नहीं मिलता,
मुझे सुबह समय नहीं मिलता, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी 7:30 स्कूल जाना होता है, तो उससे पहले पहले निकलना होता है, लगभग 6 बजे के आसपास फटाफट उठ के जल्दी जल्दी सब काम करके जल्दी जाना पड़ता है। लेकिन मैं शाम को अभी जैसे क्लास से आपकी मतलब होने से पहले मैं एक्सरसाइज वगैरह करके फिर यहाँ आता हूँ, फिर आपके सामने लाइव होता हूँ, है ना। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा एनर्जी रहती है बॉडी में। अब मांसपेशियां, शारीरिक विकास है मांसपेशियों का विकास। हमारी मसल्स जितनी मजबूत होंगी, जितना अच्छा उनका डेवलप होगा, शारीरिक विकास से मसल शामिल है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारे जो शरीर के अंदर, जैसे हमारे जो अपना हार्ट है, अपने लीवर है, किडनी है, अपने जो फेफड़े हैं, ये सब जिस तरीके से इतना अच्छे तरीके से काम करते हैं ना, वो हमारे शारीरिक विकास में। अब मान लीजिए किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा ढंग से, हार्ट अटैक होता है, साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट होना काम नहीं करता, हार्ट में क्लोटेज बन जाते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां शारीरिक विकास में आती है। तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम, पूरे बॉडी का कंप्यूटर यहाँ है, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। किसी को लकवा पड़ता है तो मान लो किसी को इस हाथ में लकवा गया, कैसे होता है, क्योंकि जो इस हाथ के जो सूचना जाने वाला जो है, मतलब तार में वायर जुड़े हुए। अब मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 10 जगह एक साथ जुड़े हुए 10 चीजें, एक चीज का वायर अट गया, मान लो माउस का वायर अट गया, तो माउस क्या उसको आदेश दे रखा है उस तक पहुंचेगा कंप्यूटर तक? बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो वही हमारा कि यह एक कंप्यूटर है, इसके पास जो वायर जाता है ना इस हाथ का, वो वायर खराब हो गया, तो फिर निर्देश पहुंचेंगे नहीं। अब निर्देश नहीं पहुंचेगा तो क्या तंत्रिका तंत्र काम करेगा? नहीं करेगा। तो वो कंडीशन होती है। तो तंत्रिका तंत्र, स्नायुमंडल, बाकी जो हमारे पूरा बच गया जो सिस्टम है, ऑर्गन से हमारे जो बाकी पूरी बॉडी बच गई वो। तो ये चारों मांसपेशियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र और स्नायुमंडल, चारों के चारों किसके भाग है? ये शारीरिक विकास के भाग है। ऑप्शन देगा या तो इनमें से एक दे देगा कौन सा है, या दे देगा कौन सा नहीं है। डेफिनेट बहुत अच्छा पार्ट है, इसमें से एक क्वेश्चन एटलीस्ट आता है शारीरिक विकास में। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे, अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के अपन काम पढ़ेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है। तो शारीरिक विकास सभी विकासों का आधार है। शारीरिक विकास का नियम क्या है? द्रुतगामी होता है। शारीरिक विकास से मांसपेशियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र और स्नायुमंडल आते हैं, और शारीरिक विकास क्रो एंड क्रो के अनुसार दिया गया था। ओके, अब चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य, किसके आधार पे विकास का है, हम आपकी हेडिंग, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। शारीरिक विकास में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों के काम क्या है, किसकी लैंग्वेज है? क्या हम साइंस पढ़ रहे हैं? नहीं, हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग लगाइए मनोविज्ञान के अनुसार अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य। मनोविज्ञान के अनुसार अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य। अब उनके बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या क्या करती हैं मनोविज्ञान के अनुसार। देखो, मनोविज्ञान अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसे कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य उसमें रासायनिक संतुलन बनाए रखती है। किस प्रकार का? मनुष्य में रासायनिक संतुलन बनाए रखते हैं। शारीरिक जो ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो केमिकल कंट्रोल रखती है, बैलेंस बनाए रखते हैं, केमिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। रासायनिक संतुलन कैसे? रासायनिक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब आपके बॉडी में ब्लड हो रहा है, किसी का मतलब ब्लड सही तरीके से चल रहा है, कौन सी नस तक पहुंच रहा है, या मतलब किसी के यहाँ तक सही पहुंच रहा है, किसी ऊपर तक, नीचे तक, आगे तक, दाएं बाएं, हर जगह तक सही पहुंच रहा है। कैसे पता आपको? क्या आप उसको देने जाते हो कि हाँ ये ले, ये खून ले जाए, 10 यूनिट है, 1 यूनिट जो हार्ट को दे दे, और आधा यूनिट उस हाथ को दे दे, आधा यूनिट दूसरे हाथ को, 1 यूनिट पैर को दे दे, एक ऐसे देने जाते हो? नहीं, अपने आप चलता है, अपने आप बैलेंस करती है बॉडी। कभी कभी आप मान लीजिए ऐसे डाइट ले लेते हो, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कभी आपने स्पाइसी खाना खा लिया, स्पाइसी मतलब इससे मतलब थोड़ा तरक भड़क वाला टाइप, उस टाइप आपने खा लिया, अपनी बॉडी भी कर दी एसिडिटी टाइप हो जाती है। एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो अपनी इनो जो आती है, लेकिन इनो वो साइंटिफिक कहना है, उससे अच्छा क्या है, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन पानी पीजिए। जितना पानी पिएंगे ना, एसिड होता है, मतलब हमारे एसिडिटी का मतलब होता है हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और उसमें जैसे जैसे पानी मिलाएंगे एसिड धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होगा बिल्कुल नॉर्मल है। 2 चीज़ों के इलाज देता हूँ, एक तो हेडेक और एक एसिडिटी, दोनों का पानी से बढ़े कोई इलाज नहीं। हेडेक कब होता है? जब हमारे शरीर में जो हाइड्रेशन होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, तब होता है। तो रासायनिक संतुलन बनाए रखते कौन? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो रासायनिक संतुलन बनाए रखती है। ओके, उसके बाद हमारी अभिवृद्धि किस प्रकार होती है? देखिए, बता देता हूँ, जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास में वक्त लगेगा, 4 क्लासेस में हो जाता अच्छी बात है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि शारीरिक विकास में
इसमें चारों तो अवस्थाएं पढ़नी है, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सॉरी भ्रूणावस्था, शेष अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, चारों अवस्थाएं पढ़नी है। उन अवस्थाओं की क्या क्या एक्टिविटी वो, प्लस हमारा बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी कैसे होती है, उस प्रकार सारी चीजें पढ़नी है। तो अभिवृद्धि कैसी है हमारी, हमारा विकास कैसा है, उन क्या करता है, नियंत्रित करता है हमारी अभिवृद्धि, हमारा विकास। और अगर अभिवृद्धि और विकास हो करेगा तो हमारे स्वास्थ्य को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ये भी साथ में लिख लीजिए, हमारे स्वास्थ्य को भी क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। नियंत्रित कैसे, सही रखिएगा। हमारी अभिवृद्धि को नियंत्रित कौन करता है, शारीरिक विकास। क्योंकि जब मैं आपको अभिवृद्धि पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्लियरली एक बात की थी कि अभिवृद्धि का मतलब ही क्या होता है, अभिवृद्धि का मतलब होता है हमारा फिजिकल चेंज, हमारे सामने जो मूर्त रूप हमारा दिख रहा है वही क्या है, हमारी अभिवृद्धि। मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाइट 5 फीट है, उसे क्या है, अभिवृद्धि। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मतलब उसका वेट कुछ है, अभिवृद्धि। तो ये क्या है, अभिवृद्धि। हमारा शारीरिक विकास, अभिवृद्धि विकास का ही भाग है, और शारीरिक विकास एक विकास का आयाम है। तो क्या उससे प्रभावित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। स्वास्थ्य, किसी का शारीरिक फिजिकली जो व्यक्ति फिट है उसका स्वास्थ्य अच्छा है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन, खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उन बहुत फिजिकली फिट होते हैं, कितनी हाइट से वो गिर जाते हैं, टेढ़े मेढ़े उल्टे पुल्टे, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभिवृद्धि, विकास और स्वास्थ्य तीनों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो शारीरिक विकास, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे रासायनिक संतुलन को बनाती है, हमारी अभिवृद्धि, विकास और स्वास्थ्य को क्या करती है, नियंत्रित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। उसके बाद शारीरिक विकास के ही आयाम मतलब भावात्मक विकास और संवेगात्मक विकास को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। भावात्मक और संवेगात्मक विकास को भी क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। कैसे, जो अपनी मतलब है ना, प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है भावात्मक और संवेगात्मक विकास को। भावात्मक संवेगात्मक विकास, हमारे शरीर में मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, मतलब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां सही से काम नहीं कर रही, स्वास्थ्य सही नहीं है तो नेचर में चिड़चिड़ापन आता है। चिड़चिड़ापन आता है उस समय कोई भी आपको कुछ बोलता है, आपको उस पर क्या आता है, गुस्सा। हमारे संवेगों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, आता है ना। तो वो क्या होता है, एक बात हम आपके मतलब लहजे में ऐसे होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे मतलब ऐसे सादगी होनी चाहिए आपके। आपसे कितने, एक सिंपल सी छोटे मुँह बड़ी बात कहूँगा, लेकिन कितने ही बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन आपका जो नेचर है ना, एक सादगी भरा होना चाहिए। चाहे वो आपसे छोटा इंसान हो, चाहे आपसे बड़ा इंसान हो, चाहे बिल्कुल सादगी से रहो। हाँ, घर परिवार में लड़ाई झगड़ी नोक झोंक चलती रहती है, थोड़ी होती रहती है, लेकिन फिर भी जितना आपका जीवन सादगी भरा होगा ना, जितनी आपकी लैंग्वेज, आपका लहजा जितना अच्छा होगा ना, दी बेस्ट आपके लिए होगा। ओके, चलिए। तो आपका जो भावात्मक और जो संवेगात्मक विकास है ना, उसको नियंत्रित करती है कौन, अंतःस्रावी ग्रंथि। भावात्मक यानी आपके बॉडी, मान लीजिए आपको कभी गुस्सा होता है तो आपके मतलब ऐसे मतलब पंप रेट बढ़ जाती है, आपकी जो हार्ट बीट रेट है ना वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका इमोशंस, आप गुस्से में आपके इमोशनल मतलब आप इमोशनली कंट्रोल नहीं रह पाता, क्योंकि आपकी अंतःस्रावी अनबैलेंस हो जाती है। गुस्से में आपका कंट्रोल, और आप किसी को कुछ भी कह देते हो, तो गुस्से में अगर किसी को कुछ कहते हैं वो किसके, संवेगात्मक विकास, भावात्मक विकास, उनको नियंत्रित कौन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो रासायनिक संतुलन कौन बनाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अभिवृद्धि, विकास, स्वास्थ्य नियंत्रित कौन करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और भावात्मक और संवेगात्मक विकास को नियंत्रित कौन करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखो उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि और क्या काम है कि बालक जो है ना, बालक की शारीरिक क्षमताओं के आधार पर, किसकी, बालक की शारीरिक क्षमताओं के आधार पर शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना। बालक की कौन सी क्षमता, बालक की शारीरिक क्षमताओं के आधार पर, शारीरिक क्षमताओं के आधार पर कौन से विकास का मूल्यांकन करना, शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना। बालक की शारीरिक कार्य क्षमता बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको मैं कार्य क्षमता बोल सकता हूं। बालक की क्षमता या कार्य क्षमता के आधार पर उसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन। कैसे, कि एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा, उसकी कैपेसिटी कितनी है किसी चीज को उठाने में। मान लीजिए उसको एक छोटा बच्चा, मान लीजिए अपने 5 साल का है, उसको मैं कह दूंगा 10 किलो का आटा उठा ले, क्या बच्चा उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी फिजिकली इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसकी बॉडी इतनी मतलब मजबूत नहीं हुई, तो वो नहीं उठा पाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा मान लीजिए 20 साल का हो, जैसे मैं कहता 10 साल का, फट से उठा के ले जाएगा,
उसी बच्चे को अगर मैं, जो छोटा बच्चा है 2-5-7 साल का, उसको मैं 1 किलो बार एफर्ट से रखिया, वो 1 मिनट में रखेगा, जल्दी से रखेगा। क्यों? क्योंकि उतनी उसकी कार्यक्षमता है। तो शारीरिक विकास की जो शारीरिक कार्यक्षमता है, मतलब आपके शरीर की काम करने की कैपेसिटी कितनी है, उसके आधार पर शारीरिक क्षमताओं का आकलन कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के माध्यम से। एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम क्या कभी कभी ऐसे मतलब स्कूल में क्या करते हैं बच्चों के साथ, हालांकि मैं बहुत मतलब बच्चों के साथ ही रहता हूँ, मान लो बच्चों के साथ बच्चा बन के रहता हूँ, सारा स्टाफ ऐसा है हमारा, बिल्कुल बच्चों के साथ मतलब बच्चे जैसे व्यवहार रखते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कई बार बच्चे ऐसे कोई काम करते हैं, कोई भारी चीज़ है ऐसे कहते हैं जो आप उठा सकते हो ऐसे, तो उनसे, हालांकि हमें पता है कि उनसे नहीं उठती, लेकिन उनका मोरल क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा हाथ लगाते हैं ऐसे, हल्का सा हाथ लगाते हैं, हालांकि पूरा प्रेशर उसमें हमारा होता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि वाह मैंने उठा लिया, उससे उनका मतलब मोरल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कभी कभी क्या करते हैं, मान लीजिए बच्चों ऐसे करते हैं ना, किसी हाथ मिलाने इससे यूँ करते हैं अपन, तो मैं बच्चों से यूँ करता हूँ। अब वो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि सर हमारे साथ मतलब ऐसे करने जाते हैं, तो फिर वो पूरा जोर लगाते हैं ऐसे हाथ का, पूरा जोर लगाते हैं ना। अगर उनको हम कहेंगे अपने कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब बच्चे को लगेगा नहीं यार मेरे में कोई जोर नहीं है, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा ओ हो ऐसे हो, मतलब इससे क्या होता है, बच्चे की कार्यक्षमता अपने आप, हाँ ये तो मैं कह सकता हूँ, वो थोड़ा और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगा, और एक्स्ट्रा बच्चे को आगे बढ़ाना। देखो साइकोलॉजी का मतलब, ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्यों जुड़ा रेट है, इसका मतलब है कि आप एक बच्चे के बचपन को, उसके मन को जान पाओ। हालांकि हमने बचपन जिया है, लेकिन उस बच्चे का बचपन जो है उसको देख करके समझना। हम किसी बच्चे को ऐसे, यानी साइकोलॉजी के ढंग से आपने पढ़ी हो, तो आप एक बच्चे को देख के बता सकते हो कि इस बच्चे का नेचर कैसा है, किस प्रकार है, क्या उसके मन में सवाल है। कभी कभी बच्चे क्लास में गुमसुम बैठे थे, हम उनको देख के बताते कि आज बच्चे के घर में क्या हुआ होगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथि बालक की शारीरिक क्षमताओं या कार्य क्षमताओं के आधार पर शारीरिक विकास का पता करती है। ओके, उसके बाद अगर मान लीजिए आपके शरीर में थकान रहती है या आप बीमार रहते हैं, आपके शरीर में थकान रहती है या कोई बीमारी है, तो उससे आपका शारीरिक विकास क्या होगा? शारीरिक विकास से प्रभावित होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी आपका शारीरिक विकास, आपके शरीर में यदि थकान रहती है या बीमारी, यानी आप मतलब एनर्जी नहीं आपके शरीर में, बिल्कुल ऐसे रहते हो ढीले से, तो उससे क्या होगा? उससे आपके जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना, उस पर फर्क पड़ेगा। या बीमारी, अब कभी कभी तबीयत खराब होती है, हमारा वेट डाउन हो जाता है, क्यों? क्योंकि शरीर में सही तरीके से मतलब हमारे जो चीज़ें नहीं पहुंच पाती, तो फिर क्या होता है, उससे हमारा शारीरिक विकास प्रभावित होता है। तो शारीरिक विकास को प्रभावित कौन करते हैं? थकान, बीमारी, इनसे शारीरिक विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। रासायनिक संतुलन, अंतःस्रावी ग्रंथियां अभिवृद्धि विकास, सहायता, स्वास्थ्य, भावात्मक संवेगात्मक विकास में सहायक होती है। बालक की शारीरिक कार्य क्षमताओं के आधार पर शारीरिक मूल्यांकन करती है। थकान और बीमार होने पर हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। और कैसे प्रभावित करती है? जो ये थकान और बीमारियां है ना, ये किस प्रकार से प्रभावित करती है? नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। किस प्रकार से? नकारात्मक रूप से, यानी नेगेटिव तरीके से। कैसे? जो मतलब अगर मान लीजिए शरीर या जो शरीर में थकान है, बीमारी है, तो हमारे शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, हम मतलब ऐसे लचीले टाइप हो जाएंगे। लेकिन इसके अपोजिट, अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व जा रहे हैं, अगर हमें शरीर को पोषण मिल रहा है, तो ये किस प्रकार का प्रभाव डालेगा? सकारात्मक प्रभाव डालेगा। हेल्दी डाइट, अच्छा खाना, अच्छा रहना, सिंपल रहो बट अच्छे तरीके से रहो, पोषण यदि सही तरीके से मिलता है, तो किस प्रकार का प्रभाव होता है? सकारात्मक प्रभाव होता है। किस प्रकार का प्रभाव होता है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पोषण के माध्यम से हमारे सकारात्मक प्रभाव, जबकि थकान और बीमारी के माध्यम से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लियर? यहां तक ये समझ में आ गई? जो अपने जो चल रहा है ना पोषण अभियान चल रहा है, जो पोषण अभियान स्कूलों में मतलब जो मिड डे मील चलती है, पोषण अभियान चला है, ये 15 अगस्त 1995 में चला हुआ है। और सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? तमिलनाडु से शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर? ओके, तो इनका क्या है, ये अब तक अपन ने क्या पढ़ा कि रासायनिक संतुलन कौन बना के रखेगा? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारा रासायनिक संतुलन बना के रखेगी। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारा अभिवृद्धि, विकास और स्वास्थ्य में उत्तरदायी होंगी। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारा भावात्मक और संवेगात्मक विकास को, बालक की शारीरिक कार्य क्षमता के आधार पर शारीरिक विकास का मूल्यांकन, थकान और बीमारी से शारीरिक विकास प्रभावित होता है। और किस प्रकार से होता है? नकारात्मक तरीके से, जबकि पोषण के से किस प्रकार प्रभावित होता है? अपना सकारात्मक तरीके से होता है। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई? अब उसके बाद अपना जो शारीरिक, ये चीज नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे और चलते हैं। क्लियर कर दूं? ओके,
नोट करते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो, आपकी मर्जी किसी प्रकार रख लीजिए, लेकिन एक बात तो नोट से भी आप बनाते हो ना, आपके हाथ से बने हुए नोट्स को पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक इस क्लास को मैंने डिजाइन इस तरीके से किया है। इतनी पहले देखो रीट की जो वैकेंसी आएगी ना, मतलब जो आएगा पेपर वगैरह फॉर्म शुरू हो जाएगा, उस टाइम क्लास हर एक चैनल स्टार्ट करेगा, लेकिन उस टाइम सिर्फ आप इतना ही पढ़ पाओगे कि मतलब बस पढ़े फटाफट और नोट्स करवाना टाइम नहीं। यहाँ इतना जल्दी शुरू करने का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसी जानकारी देना, एक साइकोलॉजी मतलब बोलते हैं ना ब्रांड बनाना आपको, उस तरीके से काम, और फिर एक अच्छे नोट्स आपके पास प्रिपेयर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको पढ़ने। ओके, अब देखिए जो आपका शारीरिक विकास है, एक होती है जो आपका शारीरिक विकास है वो आपका पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है पूर्व बाल्यावस्था और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इस पूर्व बाल्यावस्था में ज्यादा होता है इसकी तुलना में, इसमें शारीरिक विकास क्या होता है ज्यादा। आपका जो बच्चा छोटा बच्चा है जो फिजिकल डेवलपमेंट उसका ज्यादा होता है, जबकि थोड़ा बड़ा होता है उसका फिजिकल मतलब जो बाल्यावस्था के आसपास आता है, मतलब शुरुआती बाल्यावस्था शेषावस्था वाला टाइम है, इसको शेषावस्था के तरीके से जोड़ सकते हैं शेषावस्था। लेकिन पूरे बाल्यावस्था अगर ये वर्ड मिला हुआ है ना तो इसकी वजह इसको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अगर ये नहीं है तो इसको प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास से ज्यादा होता है। ओके, बचपन क्या है, बचपन अपना होता है शेषावस्था बचपन, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास ज्यादा, जैसे 2 से लेकर के 4 वर्ष तक, ये पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास ज्यादा होता है उत्तर बाल्यावस्था की तुलना में। इज दैट क्लियर? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब 3 प्रकार के इफेक्ट हम पढ़ रहे थे, अब उन तीनों प्रकार के इफेक्ट की बात आपके सामने रखता हूं। तीनों प्रकार के पहला इफेक्ट सुनिए, पहला इफेक्ट जैसे रूटिंग। रूटिंग क्या होता है कि आप एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे के गालों को इस प्रकार से छूने पर, एक छोटे बच्चे को आपने इस प्रकार गालों को छुआ, ये हालांकि मैं पहले बता चुका आपको, लेकिन फिर एक बार समझ लीजिए कि एक छोटे बच्चे को गालों को आपने इस प्रकार छुआ, छूते ही बच्चा क्या पास करेगा आपके सामने, स्माइल पास करेगा। छोटे बच्चे के गालों को छूने पर बच्चा स्माइल पास करता है, इसका मतलब वो कौन सा इफेक्ट होता है, रूटिंग इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, रूटिंग इफेक्ट होता है। क्लियर? छोटे बच्चे को जो उसके गालों को छूने पर और वो क्या पास करता है आपके सामने, स्माइल पास करता है, तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, रूटिंग। तो रूटिंग इफेक्ट क्या होता है, रूटिंग इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को जब आप उसके गालों को छूते हो तो गालों को छूने पर बच्चा क्या करता है, आपके सामने मुंह खोलता है या फिर स्माइल पास करता है, इसका मतलब क्या है, वो कौन सा इफेक्ट है, रूटिंग। किसी बच्चे को गालों कैसे थपथपाते हैं ना मन, या इस प्रकार से करते हैं, जैसे आपने प्लस पोले वाले सुने होंगे, ऐसे दबाते बच्चा मुंह यूं खोलता, चिड़ी सा खोलता ना, तो इस प्रकार से। तो ये जो होता है ना, तो इस यहाँ बच्चे गालों को थपथपाने पर बच्चा मुंह खोलता है या फिर स्माइल पास करता है, तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, रूटिंग। इज दैट क्लियर? दूसरा आता है मोरो। मोरो क्या होता है, बच्चे के सामने आपने कोई चीज रख दी, बच्चे के सामने आपने कोई चीज रख दी, बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, या फिर बच्चे को आपने झटका दिया तो बच्चा ऐसे हाथों को यूं पकड़ने की कोशिश करता है। मान लीजिए बच्चा बैठा है और बैठे बैठे अचानक पीछे स्लिप हो गया, क्या कोशिश करेगा, हम भी ऐसे करते हैं ना, किसी चीज को सामने से पकड़ लें, तो वो जो इफेक्ट होता है ना, वो कौन सा होता है, मोर होता है। यानी बच्चे को बैठ के आप किसी को पकड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो उसको झटके से पकड़ता है ना, वो कौन सा इफेक्ट होता है, मोरल इफेक्ट होता है। क्लियर? उसके बाद तीसरा आता है बोबेन्स्की। हालांकि ये इफेक्ट मैं पहले आपको बता चुका, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। बोबेन्स्की क्या होता है, बोबेन्स्की होता है कि बच्चे के, छोटे बच्चे के, ये इफेक्ट है, बताऊंगा क्या, पहले बोबेन्स्की समझिए। बोबेन्स्की क्या होता है, छोटे बच्चे के हाथ के मतलब जो हथेलियाँ होती हैं उनको ऐसे करने पे, या फिर पैर की जो अपनी पगथलियाँ होती हैं उनको ऐसे करने से, उनको जो पंजे होते हैं उनको पंजों में इकट्ठा करता है। गुदगुदी करते हैं ना बच्चे कैसे, पैर पे हाथ पे, तो बच्चा अंगुलियों का ऐसे इकट्ठा कर लेता है, वो कौन सा इफेक्ट होता है, बोबेन्स्की। ये जो होते हैं ना, ये बच्चे का शारीरिक विकास, उसके शारीरिक विकास का स्तर चेक करने के लिए एक्टिविटी करवाई जाती है। तो रूटिंग गालों करने पर, मोरोन हाथों को ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है, और बोबेन्स्की हाथों या पैरों की पगथलियों को छूने पर होती है। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये आज की क्लास में अपन ने कुछ इफेक्ट पढ़े और क्या पढ़ा, जो शारीरिक विकास की कुछ चीजें पढ़ी। अब शारीरिक विकास के अलग अलग आयाम अपन अलग अलग बातें कल पढ़ेंगे, क्या कि शारीरिक विकास में हमारे जो मतलब है किस प्रकार से, जो लंबाई किस प्रकार से प्रभावित होती है, जो हमारा वजन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे अगली क्लास में। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।